नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। संत कबीर नगर में डीआईजी ने किया निरीक्षण। डीआईजी के निरीक्षण में पुलिस हुई फेल। पुलिस वालों को नहीं आए हथियार चलाने। यूपी की पुलिस ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाएगी क्या? हाथरस के गांव नगला पतूला में अज्ञात युवकों ने लगाई आग। आग से लाखों की दवाइयां जलकर हुई खाक। मौके पर पड़ी मिली पेट्रोल की भी बोतल। रायबरेली की जेल में तैनात दबंग सिपाहियों की दबंगई आई सामने। अपने ही सिपाही साथी की जमकर कड्डी लाठी डंडों से पिटाई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सिपाही को अधमरी हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। 5 दबंग सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए किया गया निलंबन। अलीगढ़ में कोविड-19 की तैयारियों में जुटा हुआ है स्वास्थ्य विभाग। 300 बेड का कोविड अस्पताल किया गया तैयार। नोडल अधिकारियों ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। कहा मरीजों को मिलेगा समुचित उपचार। बदायूं में एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने देर रात पुलिस विभाग में किए फेरबदल। संजीव कुमार शुक्ला होंगे अब कोतवाल बिसौली। हरपाल सिंह बालियान बने प्रभारी निरीक्षक आलापुर। राजकुमार तिवारी को बनाया गया है थानाध्यक्ष शहर कोतवाली, तो वहीं प्रभात कुमार हजरतपुर थानाध्यक्ष होंगे। महुआ में सरकारी स्कूल में बच्चे लगा रहे हैं झाड़ू। छात्राओं से झाड़ू लगवाने का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। पढ़ाई से पहले बच्चों से कराई जा रही है स्कूल की सफाई। कड़ाके की ठंड में छात्राएं झाड़ू लगाने को है मजबूर। उच्च प्राथमिक विद्यालय दमौरा का ये वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। शहर कोतवाली क्षेत्र दमौरा के गांव का मामला है। आगरा में 1,36,00,000 लेकर भागने का मामला। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक पर भागता नजर आया आरोपी। नोटों की गठरी बाइक पर ले जा रहा है आरोपी। थाना रकाबगंज इलाके का ये पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की जहर खाकर आत्महत्या। मृतक ने आत्महत्या का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है वायरल। मृतक का मोहल्ले के ही एक लड़की से 3 साल से चल रहा था अफेयर। मृतक के पिता और भाई ने बताया लड़की के परिजनों पर सचिन को मार डालने की उन्होंने तहरीर दी है और 2 दिन पहले उन्होंने धमकी भी दी थी। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अलीगढ़ में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले गरीबों के बिस्तर नजर आए। खोल रहे हैं ये नगर निगम के रैन बसेरों की पोल। अलीगढ़ में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने किया पति पत्नी पर हमला। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन गुट ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सुधीर कुमार। किसानों को समझाने बुझाने का भी किया प्रयास, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े नजर आए। आगरा में प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी 1,37,00,000 लेकर हुआ रफू चक्कर। बैंक में कैश जमा कराने आया था कर्मचारी। कैश बॉक्स छोड़कर बोरे में पैसे लेकर हुआ फरार। बैंक पैसे लेकर पहुंचा लेकिन नहीं किए जमा। पुलिस और कंपनी के अधिकारी मौके पर मौजूद। कानपुर देहात में दबंगों ने पीड़ित बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगा दिया आग। बुजुर्ग महिला आग से झुलसी। बुजुर्ग महिला ने घर में आग लगाने का लगाया आरोप। देवरिया में जिलाधिकारी ने गन्ना क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। उठान न होने पर जताई नाराजगी। किसान दिग्विजय ने भी क्रय केंद्र की ओर से गन्ने का उठान न होने की शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में स्वॉट और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। जिला अस्पताल से इलाज के दौरान फरार हुए अंतर्राज्यीय बदमाश और उसका अन्य साथी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। हाथरस में आज स्टेट नोडल अधिकारी कोरोना से बचाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि शासन के निर्देश पर उन्होंने डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की सीमाओं से घिरे सहारनपुर जिले में अब अवैध शराब और अवैध खनन पर निगरानी के लिए हवाई कैमरों का उपयोग किया जाएगा। शुरुआत से ये योजना जिले के थाना सरसवा और चिलकाना क्षेत्र में लागू की गई है। देवरिया जनपद के प्रधान डाकघर के पास सिविल लाइन रोड पर जमीन कब्जा करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश में जुटी।
कानपुर में दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। बेकरी और घड़ी रिपेयरिंग सहित 4 दुकानों में आग पहुंची। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दुकानों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बांदा में जिम्मेदार लगा रहे हैं सरकार के आदेशों को पलीता। हर रोज सैकड़ों की तादाद में प्रशासन को चुनौती देते हुए ओवरलोडेड ट्रक निकलते नजर आ जाते हैं। अवैध ओवरलोडेड परिवहन से जनपद की सड़कें हो रही हैं जर्जर। खनिज विभाग और परिवहन विभाग सो रहा है कुंभकर्णी नींद। अलीगढ़ में पशु बांधने के विवाद में हुआ पथराव। महिलाएं सहित 4 लोग हुए घायल। मामले में 22 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बांदा में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवैध असलहे की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। जिंदा कारतूसों के साथ कई असलहों को किया बरामद। दूसरे राज्यों में असलहों की 5 से 6 हजार रुपए की कीमत पर होती थी खरीद फरोख्त। मुख्य आरोपी मौके से रफू चक्कर। बांदा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की हुई मौत। एक घायल को ट्रॉमा सेंटर कराया गया भर्ती। पैसे और गहने लेकर गांव जा रहे थे बाइक सवार। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। सहारनपुर में ओवरलोडेड डंपर ने स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे में बाप की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, बेटा घायल। मगरू पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों में ओवरलोडेड खनन के ट्रकों को लेकर भारी रोष। अलीगढ़ में पंचायत अधिकारी के साथ मारपीट। कार्रवाई न होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण की पिलर बंदी करने पहुंची टीम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे क्षेत्र का मुआयना कर रही है टीम। मौके पर पुलिस प्रशासन और रेलवे की टीम रही मौजूद। शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं हजारों लोग। सुल्तानपुर में देर रात बड़ा हादसा पेश आया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बाईपास पर टाटिया नगर चौराहे पर अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने हाईकोर्ट के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, रामपुर में भाजपा बेईमानी से जीती, मुजफ्फरनगर में सपा ने भाजपा से सीट छीनी, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हराया, भाजपा के साथ अब जनता नहीं है। तो वहीं नए साल में अगर पर्यटकों को पहाड़ घूमने का मन बना हो तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी बर्फ की सफेद चादर में तैयार हो रही है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे हर्षिल घाटी पर 4 चांद लग गए हैं। अमेठी के जायस में चालक को रोड के किनारे ई रिक्शा खड़ा करना पड़ा भारी। पीआरडी जवान ने ई रिक्शा चालक को लात घूंसों से मारा। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। गोरखपुर में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने अचानक कचहरी स्टेशन पर पहुंचकर सुविधाओं का लिया जायजा और कमियां पाए जाने पर फटकार भी लगाई। कचहरी स्टेशन से आए दिन वीडियो होते हैं वायरल, जिसमें कई यात्री छतरी लेकर तो कई यात्री रजाई ओढ़कर सफर करने को है मजबूर, जिससे विभाग की फजीहत हो रही है। इससे निपटने के लिए प्रबंधक ने कचहरी स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद से स्टेशन अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई है। इटावा में एकदिल थाना क्षेत्र के काकरपुर गांव में चोरों ने कंपोजिट विद्यालय को निशाना बनाया। चोर देर रात विद्यालय के रसोई घर से गैस सिलेंडर, पंखे और कीमती सामान लेकर हुए रफू चक्कर। मगर पहुंचे अध्यापक ने घटना की जानकारी एकदिल पुलिस को दी। मामले में पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। इस बीच आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। ओबीसी आरक्षण विवाद पर सपा का नया दांव। आरक्षण के मुद्दे को लेकर गांव-गांव सपा ये बात पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा अब इसको और बड़ा वृहद विस्तार देने जा रही है। सपा का नया दांव सामने आया है कि मौका है तो क्यों ना मौके को लपका जाए और आरक्षण के मुद्दे को अब गांव-गांव पहुंचाया जाए।
कहा जा रहा है कि इस अभियान का ऐलान खुद अखिलेश यादव कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगी कि आखिरकार न्यायालय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। यही वजह है कि इस तरह का फैसला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बड़ा बयान दे चुके हैं और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक विधिक जांच करते हुए हम TTT को फॉलो नहीं कर लेते और हर वर्ग के न्याय को सुनिश्चित नहीं कर देते, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर देते, तब तक चुनाव नहीं होंगे। तौकीर के दुआई जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया जिसको लेकर के बीजेपी की फजीहत पहले ही कम नहीं थी। अब सपा ने एक और हडल डालने की सोच ली है। बड़े आंदोलन का आगाज होगा जिसमें गांव-गांव का रुख करेंगे वो। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने लगातार ओबीसी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद शिवपाल सिंह यादव सबसे पहले उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि एक आंदोलन के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नरेश उत्तम पटेल जी, ओबीसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि घर घर जाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, कोई बड़ा अभियान छेड़ेंगे और संविधान में को बचाएंगे और अक्षर को बचाएंगे। फिलहाल क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ? समाजवादियों की ही देन है जो पिछड़े वर्गों को और आरक्षण मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी हास्यास्पद स्थिति कर दिया है और सही तथ्य इन्होंने अदालत में नहीं पेश किया, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। जनता भी बड़ी असमंजस की स्थिति में, एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि आप 31 जनवरी तक चुनाव कराओ, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं कि हम आयोग गठित करेंगे, आरक्षण देंगे, तब चुनाव कराएंगे। जनता के सामने बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और बड़ी परेशानी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीजेपी करने क्या जा रही है। चुनाव को टालने का ये इनका एक तरीका है और ओबीसी आरक्षण को किसी तरीके से समाप्त करने का ये तरीका है। अभी इन्वेस्टर समिट होना है, फिर उसके बाद वो एग्जाम है बच्चों के, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ तौर पर कि अभी चुनाव लंबे समय के लिए टल जाएंगे। अब तो अदालत ने तो ये कहा है 31 जनवरी तक चुनाव कराओ, लेकिन सरकार कह रही है कि हम आयोग गठित करने के बाद, आरक्षण देने के बाद चुनाव कराएंगे। कभी ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी है और ये आरक्षण किसी तरीके से समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी को कुछ भी करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे आप लोग भी? सुप्रीम कोर्ट वो अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे। तो देखिए, नरेश उत्तम पटेल जी हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी है आरक्षण को बचाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। साफ तौर पर सपा का रुख तो नजर आ रहा है, लेकिन जिस अभियान की तैयारी है सपा की तरफ से, इस अभियान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बड़ी मशीनरी चाहिए। क्या उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, ये मैं सवाल इन्हीं से पूछ लेता हूं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और क्या, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने भी एक ट्वीट में कहा कि आंदोलन के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता, तो किस तरह की तैयारी है? क्या जाति जनगणना को लेकर भी मुद्दा बनाएंगे? समाजवादी पार्टी तो शुरू से कहती आई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सबकी गिनती होनी चाहिए और सभी जातियों की गणना होनी चाहिए, पिछड़े वर्गों की गणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और सभी सम्मेलन में मीडिया के भाइयों के सामने भी अपनी बात रखी है। हमारी मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए। तो फिलहाल रूपरेखा क्या है? कुछ तैयारी बनी है अभी? रूपरेखा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे, हम लोग बात करके परामर्श करके जो भी निर्देश मिलेगा राष्ट्रीय नेतृत्व का वो करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, हमने सुना, इनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसके बाद ही जो रूपरेखा है वो भी बनेगी और बड़े आंदोलन की जो बात कही गई है, अगर आरक्षण में किसी तरह का कुछ फैसला लिया जाता है या सम्मान नहीं मिलता है ओबीसी जात को, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई बड़े तौर पर लड़ी जाएगी।
बिल्कुल बड़े तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम जो प्रतिनिधि हैं सपा के वो साफ तौर पर कह रहे हो, और अभी भी कहीं ना कहीं सुई जो है अखिलेश यादव पर तौकी रटकी हुई है, क्योंकि इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व को आने दीजिए, उसके बाद आला कमान आ जाए, उसके बाद जो तय होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि अभी सो स्थिति है कि क्या कुछ करना है, वो रोड मैप रेडी नहीं है, लेकिन हाँ अंदेशा है कि यह हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कल फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामगोपाल यादव थे, अखिलेश यादव थे, सभी ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि अगर ओबीसी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और आंदोलन भी करना पड़ा तो करा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। तो फिलहाल एक तैयारी बड़ी दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिला है समाजवादी पार्टी को और ऐसे कहीं ना कहीं अब खाली हाथ नहीं जाना दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा लगातार ओबीसी वर्ग पे काम करती आई है। एक बड़े पैमाने पर उसने नेता तैयार किए, चाहे मंत्रिमंडल हो चाहे संगठन हो, सभी जगह पर ओबीसी के ही नेता नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर भूपेन्द्र चौधरी तक जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वो सभी ओबीसी वर्ग के थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई है, देखना होगा कि इसके परिणाम क्या होंगे और ओबीसी वर्ग का क्या रुख होगा, वो किसके साथ जाता है लोकसभा में। तो फिलहाल तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब 2022 खत्म पे है और 23 शुरू हो जाएगा, यानी कि हम चुनाव के काफी करीब भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दे कितने गर्म होंगे और सियासत में क्या हलचल पहुंचाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया तौकीर, ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी लखनऊ से ही बड़ी खबर है। 30 दिसंबर को लेकर के बड़ी खबर है। बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। नेताओं, कोऑर्डिनेटर्स को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बसपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है। निकाय चुनाव और आगामी 2024 यानी कि लोकसभा के चुनावों को लेकर के अहम बैठक बुलाई गई है कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर अभी से बीएसपी के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से जुट जाएं कि बीएसपी की स्थिति कुछ हद तक तो मजबूत रहे। ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, मायावती का ट्वीट देखिए, जिसमें बीएसपी के तमाम नेताओं को, कोऑर्डिनेटर्स को 30 दिसंबर को बीएसपी की अध्यक्षता, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि 30 दिसंबर वो तारीख जब आप सभी को एक जगह पर एकत्रित होना है और एकत्रित होने के बाद हम आगामी निकाय चुनावों पर क्या कुछ रणनीति बीएसपी की रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों पर विस्तार से, वृहद विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। मुख्तार अंसारी ने नमस्कार किया। कोर्ट में जाने से पहले नमस्कार करते नजर आए मुख्तार अंसारी और इस दौरान उन्होंने कहा, मेरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। पिछली बार भी मुख्तार अंसारी का कोर्ट में पेश होने के दौरान सिर्फ यही स्टेटमेंट था, बोलने पर पाबंदी है। उन्होंने पिछली बार भी यही बोला था, वो इस बार भी यही बोल रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ नजर आए, नमस्कार करते नजर आए, पर हां तंजात्मक तौर पर उन्होंने यह जरूर कहा कि बोलने पर पाबंदी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मोहम्मद अंसारी जुड़ चुके हैं। आमिर जुड़े हैं प्रयागराज से संवाददाता। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, मुख्तार अंसारी को पेश किया गया, 5 दिन की एक्सेस रिमांड मिली हुई थी, इसमें पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद आज मुख्तार अंसारी पहुंचे, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग नजर आया मुख्तार अंसारी का। नमस्कार के बाद तंज कसा, बोलने पर पाबंदी है। जी पूजा, बता दें आज ईडी ने मुख्तार अंसारी को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया, क्योंकि छुट्टी थी इसके कारण उनको रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनको पहले 10 दिन की रिमांड मिली थी, फिर उसके बाद ईडी इनको फिर 5 दिन की रिमांड मिली थी, जो कि आज खत्म हो रही है, क्योंकि सीआरपीसी 167(2) के तहत 15 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं मिल सकती है, जिसके कारण कोर्ट ने आज
उन्हें बांदा जेल वापस भेज दिया है। मुख्तार अंसारी कोर्ट से निकलते हुए एक शायराना अंदाज में गरजते हुए दिखाई दिए और उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं थी और जाते समय भी उन्होंने नमस्कार करते दिखाई दिए। मुख्तार अंसारी के सारे सामानों को ईडी की गाड़ियों से पिकअप वैन में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी बांदा जेल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके कारण उनको बांदा ही जेल में रखा जाएगा। बिल्कुल, बांदा जेल में रखा जाएगा, लेकिन पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ नजर आए यहाँ पर आमिर मुख्तार अंसारी, और तंजात्मक उनकी जो हंसी रही और लहजा रहा कि बोलने पर पाबंदी है, वो इशारा करता है कि ईडी को ज्यादा कुछ सबूत वो जुटा नहीं पाई है। भले ही पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड उनको और एक्सेस हो गया हो, लेकिन ज्यादा प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये हंसी बता रही है साफ तौर पर। जी हाँ, मुख्तार अंसारी जिस तरह से कोर्ट से निकलते समय भी शायराना अंदाज में सरकार और को ईडी पर तंज कसा है, और साथ ही ईडी का भी ये मानना था कि पहले मुख्तार अंसारी ने उनको पूरी तरह से सहयोग जांच में नहीं किया है। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी अपने में हंसते नजर आए, कोर्ट के अंदर भी वे हंस रहे थे। मुख्तार अंसारी के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। माफिया को आज फिर से बांदा जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सैयद मोहम्मद आमिर हमारे संवाददाता जुड़े ग्राउंड जीरो से, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आज मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन जो उनकी हंसी थी वो बहुत कुछ इशारा कर रही थी, बता रही थी कि भाई आपने रिमांड तो ले ली, लेकिन रिमांड के बावजूद भी वो उगलवा नहीं पाए जो आप चाहते थे। इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी में 7 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पीयूष आनंद एडीजी प्रशासन बना दिए गए हैं। प्रेमचंद मीना एडीजी बरेली जोन नियुक्त हो चुके हैं। प्रेम प्रकाश एडीजी डीजीपी कार्यालय, आलोक सिंह एडीजी कानपुर जोन, तो वहीं राजकुमार एडीजी लॉजिस्टिक्स बनाए गए हैं। भानु भास्कर एडीजी प्रयागराज जोन के होंगे, तो वहीं ए सतीश गणेश एडीजी जीआरपी नियुक्त किए गए। तो बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है आज। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश राज में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सेवा दल का ध्वजारोहण करते हुए झंडे को सलामी, राष्ट्रगीत से स्थापना दिवस का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट समेत तमाम कांग्रेसी भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए, देहरादून से अहम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है आज, और ऐसे में तमाम कांग्रेसी एकजुट एक सूत्र में नजर आ रहे हैं। जैसे 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी, और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आजादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सोने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आजादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्मों को जोड़ करके आंदोलन किया गया, जाति धर्म के नाम पर नहीं था। और इसी वो आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए, फिर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया। और अहिंसा का मार्ग पर चल करके सब धर्म सम्मान करके कांग्रेस जो देश को आजादी दिलाया, उसमें बहुत घर बर्बाद हुए, तबाह हुए, कितनों को फांसी की सजा हुई, कितनों को गोलियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।